तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। और आपका जो एग्जाम है 7 जुलाई 2024 को, इसके लिए आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो तैयारी है वो कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से उत्तराखंड ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2024 जो कि 7 जुलाई को होने जा रहा है, बहुत ही शानदार पेपर सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस पेपर में आज हम जो है 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले हमने 50 क्वेश्चंस का पहला सेट जो है कर लिया है। आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और ये आज हमारा सेकंड जो पेपर सॉल्यूशन है, ये पेपर सॉल्यूशन ठीक आपके एग्जाम पैटर्न पे बेसिस रहेगा। और दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी तुरंत ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके स्टडी एट होम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन बेहतरीन कोर्स जो हमारा चल रहा है उसे ज्वाइन करके आप अपना जो सपना है उसे साकार कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। बहुत ही शानदार और जानदार ये सेशन रहने वाला है, बने रहिए हमारे साथ में। तो आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है भाई। सबसे पहले हम कंप्लीटली इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आराम से इसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आप भी लोग इसका प्रयास करें कि आप बेहतरीन जो जवाब है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। प्रश्न है, आप एक संकड़े पुल के पास पहुंच रहे हैं। एक अन्य वाहन विपरीत दिशा से पुल में प्रवेश करने वाला है। आपको ऐसा करना चाहिए, गति बढ़ाएं और जितनी जल्दी हो सके पुल पार करने का प्रयास करें। गलत हो जाएगा, गति नहीं बढ़ा सकते आप। हेडलाइट जलाएं और पुल पार करें। हेडलाइट जलाकर पुल पार करने की कोई अनुमति नहीं है। दूसरे वाहन के पुल पार करने तक प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़े। बहुत अच्छी चीज है, आप ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे पुल पार करें नहीं, जब एक दूसरा व्हीकल विपरीत दिशा से पुल में प्रवेश करने वाला है फिर आप धीरे या तेजी से आप पुल में नहीं जा सकते। आपको पहले सामने से आने वाले व्हीकल को पुल को पार करने देना चाहिए, क्योंकि पुल क्या है, संकड़ा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुल के ऊपर चाहे कोई ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, सामने से, जहां से भी, लेकिन अगर संकड़ा पुल है तो दो व्हीकल एक साथ नहीं गुजरेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। While driving through a flooded road, what should you do? बाढ़ वाली सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? बाढ़ रुकने तक वाहन को रोकें, बाढ़ स्तर गेज देखें, उच्च त्वरण के साथ उच्च टॉर्क वाले गियर में गाड़ी को ड्राइव करें, कम त्वरण के साथ उच्च टॉर्क वाले गियर में ड्राइव करें। इनमें से कोई भी सही नहीं। देखो, आप गेज देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका गलत हो जाएगा। बाढ़ रुकने तक वाहन रोकेंगे, इसको ऐसा नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि बाढ़ है या नहीं है? तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक बाढ़ स्तर गेज देखेंगे, उच्च त्वरण और उच्च टॉर्क। उच्च त्वरण का मतलब है हाई स्पीड। हाई स्पीड में आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, यह गलत हो जाएगा। यानी कि आपको स्पीड तो क्या रखनी है, स्पीड तो लो रखनी है। और टॉर्क यानी कि जो है मतलब कि पावर गियर का इस्तेमाल करना है। पावर गियर जिसे कि पहला या दूसरा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिया गया संकेत आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? चौकोर आकृति में आपका संकेत है, इसमें चारपाई बनी हुई है, तो मतलब कि रेस्टिंग प्लेस हो जाएगा। अगर प्लस का निशान होता तो प्राथमिक जो है चिकित्सा पेटी हो जाती। अगर ये दोनों होते तो फिर ये अस्पताल हो जाता। ठीक है, तो इसका प्लस हो जाता, इसके लिए चारपाई बनी हुई है। ठीक है, और ये दोनों होते तो अस्पताल बन जाता। ये आपको याद रखना है। ये एक प्रकार का सूचनात्मक संकेत है जो सुविधा की ओर बताते हैं।
और ऑलमोस्ट चौकोर आकृति में, आयताकार आकृति में, ब्लू बॉर्डर में या बैकग्राउंड में बने होते हैं। ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि गाड़ी का जो माइलेज है उसमें आपको सुधार करना है, उसके लिए आप क्या करते हैं। गाड़ी चलाते समय जल्दी शुरू करने और अचानक रुकने से बचेंगे, यानी जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया अचानक स्पीड बढ़ाना, अचानक स्पीड कम करना, बात तो ठीक है, ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। टायरों को अनुशंसित अधिकतम दबाव तक फुलाकर रखें और वाहन के अंदर या उस पर अनावश्यक भार न रखें, यह भी ठीक है। अनुशंसित का मतलब है जितना रिकमेंड किया गया है, रिकमेंडेड मैक्सिमम प्रेशर आपको क्या है रखना है। इन्फ्लेटेड का मतलब है टायरों को उतना फुलाना है जितना कि जो है इसके लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों क्या है सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न आता है कि टायर में प्रेशर कम होगा तो कहां से टायर ज्यादा घिसेगा। एक आता है टायर में हवा का प्रेशर अगर ज्यादा है तो कहां से घिसेगा, मतलब कि हवा कम है तो कहां से घिसेगा, ज्यादा है तो कहां से घिसेगा। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप अपना जो उचित जवाब है वो जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। सुरक्षित कार ड्राइविंग के नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन है, मतलब कि आपको गलत बताना है गुरुजी, ध्यान रखना। लाल बत्ती पर स्टॉप लाइन से पहले रुके, ऑप्शन 1 ठीक है। बार बार रियर व्यू मिरर का उपयोग करें, बिल्कुल आप ये भी कर सकते हैं। चौराहों या गोल चक्करों पर अपनी बाईं ओर के ट्रैफिक को रास्ता दें। कभी भी आप याद रखना, रास्ता देने का काम हमेशा राइट साइड के व्हीकल को होता है, लेफ्ट वाले को नहीं। ये आपको मोस्टली ध्यान रखना, मतलब तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को पीछे की सीट पर बैठाना चाहिए, यह भी बात ठीक है। तो ये चारों कथन जो है हमने पढ़े, उनमें से हमें गलत कौन सा मिला, केवल तीसरा, सी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट को नहीं राइट वालों को रास्ता देना चाहिए। इनमें से कौन सी एक आम यात्री कार के लिए विशिष्ट टायर दाब सीमा है। कॉमन पैसेंजर कार का जो टाइपिकली टायर प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। पहली बात तो जो टायर होता है, टायर में प्रेशर जो है पीएसआई यानी कि पौंड पर स्क्वायर इंच में मापा जाता है। ये जो प्रेशर होता है छोटी गाड़ियों के लिए 32 से 35 पीएसआई होता है। यही गाड़ियां अगर एलएमवी में ट्रांसपोर्ट में चलती है तो 36 से 41 हो जाता है। मीडियम मोटर व्हीकल जो होते हैं इनका प्रेशर 60 से 70 पीएसआई होता है। हेवी गाड़ियां होती है, इनमें छोटी गाड़ियों में 100 से 110 के बीच में, और एचएमवी में भी हेवी लोड वाली गाड़ियां जो होती है इनका 120 से 150 पीएसआई तक जो हवा का प्रेशर होता है। एक प्रश्न में आपसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूंगा कि यहां पर आपके पास में ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस टायर है। आपसे पूछा जाएगा कि आप एलएमवी, एमएमवी, एचएमवी और 4 नंबर है तीनों ऑल, इनमें से किस व्हीकल में आप ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मेरा प्रश्न यह है ट्यूबलेस टायर का प्रयोग किन वाहनों में किया जाता है, एलएमवी में, एमएमवी में, एचएमवी में या सभी में। तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा 32 से 35 पीएसआई। एक प्रश्न कॉमनली आता है कि गाड़ी के टायरों में हम सुनते हैं नाइट्रोजन हवा भरते हैं, तो इसका क्या फायदा है। आप सभी को पता होगा वातावरण में विभिन्न गैसों का जो है यहां पे क्या मिश्रण है। तुम जनरली हवा भरेंगे तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सारी गैसों का मिश्रण टायर के अंदर जाएगा। वो टायर जब गाड़ी चलेगी तो टायर गर्म होगा, टायर गर्म होगा तो गैसें गर्म होगी, और ये गैसें गर्मी के संपर्क में आते ही आपस में क्रिया करने लगेगी, आपस में लड़ेगी भिड़ेगी और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, जिससे कि हवा का प्रेशर पर प्रभाव पड़ेगा और टायर की उम्र है वो घटेगी
और टायर पंचर होने की, फटने की भी संभावना रहती है। उसी दौरान अगर आप केवल नाइट्रोजन भरवाते हैं तो नाइट्रोजन क्या है, एक प्रकार की अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस होती है और इसके प्रयोग से आपके टायर की उम्र बढ़ती है। टायर का प्रेशर गर्मी या सर्दी में कम या ज्यादा नहीं होता। आप सभी को पता होगा गर्मी के मौसम में टायर का प्रेशर अगर सामान्य हवा भरी हुई है तो गैस हवा का प्रेशर बढ़ जाता है और हवा का प्रेशर बढ़ने से टायर फट भी जाता है। गर्मी में ही क्यों टायर फटते हैं? ये इसी कारण फटते हैं। उसी दौरान अगर आपने गर्मी में नाइट्रोजन हवा भरा ली तो हवा से, गर्मी से कभी भी टायर फटेगा नहीं। तो नाइट्रोजन गैस के ये फायदे होते हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न 7, ये संकेत क्या दिखा रहा है? हाथ है, उसको एक बार ऊपर कर रहा है, एक बार नीचे कर रहा है। हथेली का मुंह क्या है? डाउन है। इसका मतलब है स्लो डाउन, यानी कि गाड़ी को धीमा करने का यह संकेत कर रहा है। दाएं मुड़ने का इरादा, हथेली फ्रंट में होगी, आप याद रखना। ठीक है। विपरीत दिशा से आ रहे वाहन को रोकने का अनुरोध गलत हो जाएगा। गाड़ी धीमी करने का इरादा बिल्कुल स्लो डाउन का हो जाएगा। अन्य सभी वाहनों का रोकने का अनुभव यह भी गलत हो जाएगा। तो यह ड्राइवर का हाथ का संकेत है। और हथेली अगर नीचे की ओर है तो रुकने के बारे में बताता है। हथेली का मुंह अगर सामने की ओर है तो फिर राइट टर्न की ओर लेने का इंडिकेशन देता है। हमेशा ड्राइवर जो है राइट हैंड से ही हैंड सिग्नल देता है। प्रश्न 8, कोहरे की स्थिति में एक उच्च किरण यानी कि ए हाई बीम इन फोगी कंडीशंस, फोगी होने तक कोहरा, धुंध अच्छा है क्योंकि आप और अधिक देख सकते हैं, गलत हो जाएगा। यानी कि आप अगर कोहरे में हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं तो रोशनी परावर्तित होगी और आपको कम दिखेगा, तो फिर अच्छा नहीं कह सकते। खराब है क्योंकि यह वापस परावर्तित होता है और चकाचौंध कर सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। यह सुनिश्चित करता है कि अन्य लोग आपको देख सके, यह भी गलत है। उनमें से कोई भी सही नहीं, यह भी गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी कोहरे में, धुंध में, बर्फीले क्षेत्रों में हाई बीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि हाई बीम आपको चकाचौंध कर देगी और आपको देखने में दुविधा उत्पन्न करेगी। इसलिए कोहरा या धुंध में कभी भी हाई बीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लो बीम और फॉग लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला प्रश्न, आप बाईं ओर मुड़ने का इरादा कर रहे हैं, आपको अपना वाहन इस स्थान पर रखना चाहिए। कोई भी सड़क है, माना कि यह सड़क है, ये पहली लेन, दूसरी लेन, तीसरी लेन। अब आपको किधर मुड़ना है? आपको लेफ्ट में टर्न लेना है। तो आपको क्या करना चाहिए? माना कि आप यहां चल रहे हैं तो आपको सबसे लेफ्ट वाली लेन में आ जाना चाहिए। तो आपको किस लेन में होना चाहिए? मध्य लेन, बाएं हाथ की लेन, सड़क के कंधे पर, सड़क के मध्य में। तो आपको अगर लेफ्ट में रहना जाना है तो लेफ्ट हैंड लेन में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको अपने अल्टरनेटर जो कि बैटरी को चार्ज करने काम आता है, वाटर पंप जो रेडिएटर के पानी को इंजन के अंदर भेजता है, पावर स्टीयरिंग और कूलिंग पंखे को शक्ति देने वाले बेल्ट जिसे हम वी बेल्ट या सरपेंटाइन बेल्ट कहते हैं को कब बदल लेना चाहिए? आप सभी को पता है जो इंजन शाफ्ट होती है उसके ऊपर पुली के माध्यम से जो है फैन बेल्ट लगी रहती है और ये फैन बेल्ट रबड़ की होती है और इसके द्वारा अल्टरनेटर, वाटर पंप, पावर स्टीयरिंग का पंप, कूलिंग पंखा जो कि रेडिएटर फैन के नाम से भी जाना जाता है, इन सभी को ड्राइव देते हैं। लेकिन ये जो फैन बेल्ट है आपको कब बदल लेनी चाहिए? तो सीधी सी बात है, कार की हर सर्विस में गलत हो जाएगा। इंजन ऑयल बदलते समय यह भी गलत हो जाएगा। जब बेल्ट चिपचिपी या चिकनी, चमकीली दिखती है, उनमें अत्यधिक दरारें हैं, उनमें दरारें या टुकड़े होते हैं, तो आपको कर देना चाहिए। बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि जो ये वी बेल्ट होती है तो इस वी बेल्ट को आप लूज या टाइट कहां से कर सकते हैं? तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि वी बेल्ट को आप लूज या टाइट कहां से करते हैं। ठीक है। प्रश्न 11, खालिस्तान यहां से क्लच ट्रांसमिशन और खालिस्तान के बीच होता है। आप सभी को पता होगा एक साइड में इंजन होता है, ENGIN इंजन, इंजन के बाद में यहां पे फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के बाद में क्लच होती है, क्लच के बाद में गियर होता है, गियर के बाद में प्रोपेलर शाफ्ट होती है।
तो अब यहां पर देखो ट्रांसमिशन किसको कहा जा रहा है, गियर को कहा जा रहा है, तो ये तो हो गया गियर। अब पूछा है कि क्लच ट्रांसमिशन और किसके बीच होती है, तो या तो फ्लाईव्हील होगा या इंजन होगा। फ्लाईव्हील का नाम आया नहीं है तो फिर इंजन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रोपेलर शाफ्ट के बाद में डिफरेंशियल होता है, ठीक है, और इसके बाद में रियर एक्सल होती है आरए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंजीकृत नए परिवहन वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि कितनी होती है। देखो पहली बात तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वो भी क्या, एक नए परिवहन, द पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ रजिस्टर्ड न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल। नया कोई व्हीकल खरीदेंगे तो आप सभी को पता होगा जो फिटनेस होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, इसकी पहले 1 ईयर वैलिडिटी होती थी, लेकिन 2022 से जो न्यू रूल आया है, न्यू रूल, उसके अकॉर्डिंग 2 साल के लिए इसको जारी किया जाता है। फिर से 2 साल, फिर से 2 साल, फिर से 2 साल, 8 ईयर हो गए, 8 ईयर ओल्ड, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, इस टाइप से जारी किया जाएगा। यानी 8 साल तक तो 2-2 वर्षों के लिए, उसके बाद प्रत्येक वर्ष के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र आपको जारी किया जाएगा। अब आपको एक चीज याद रखनी है, फिटनेस सर्टिफिकेट को जारी जो करते हैं वो मोटर व्हीकल जो एक्ट है इसकी धारा 56 के तहत इसको जारी करते हैं। फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म संख्या 38 इसको भरने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूं, और आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा हमारे लिए पॉजिटिव फीडबैक के रूप में कमेंट जरूर कीजिएगा। मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय उल्टे त्रिकोण का साइन बोर्ड बताता है। उल्टा त्रिकोण का मतलब है उल्टा त्रिभुज, और आप सभी को पता है इसका मतलब होता है गिव वे, और गिव वे का मतलब होता है रास्ता दे। और ये मुख्य रूप से जहां पे कोई मोटी सड़क होती है वहां छोटी सड़क अगर प्रवेश कर रही है तो यहां पर होता है, और इसका मतलब होता है कि आप इस मेन रोड पे एंटर कर रहे हैं तो आपको मुख्य सड़क पर राइट साइड से आने वाले व्हीकल को प्राथमिकता से रास्ता देना चाहिए। तो यहां पर देखो आगे मुख्य सड़क है, गलत हो जाएगा। मुख्य सड़क पर प्रवेश करने समय सावधान रहें, यह भी गलत है। रुकें, अपनी दाहिनी ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता दें। बिल्कुल, गिव वे का मतलब यही होता है, मतलब कि आपको रुकना जरूर है और राइट साइड से आने वाले व्हीकल को आपको प्राथमिकता से रास्ता देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, और ये एक प्रकार का आदेशात्मक संकेत है। प्रत्येक वाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी आवश्यकता है। तो कानूनी तौर पे देखा जाए तो आपकी गाड़ी में प्राथमिक उपचार पेटी का होना जरूरी है। यह तो बहुत ही जरूरी है इंस्ट्रूमेंट, जे एक टूल बॉक्स, लेकिन एक कानूनी आवश्यकता की बात करते हैं तो कानूनी तौर पर आपकी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है, अन्यथा चालान काटा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोल ईंधन चालित कार के इंजन को ठंडा करने के लिए होता है। पेट्रोल ईंधन चालित कार के इंजन को ठंडा करने के लिए क्या होता है, आप सभी को पता है ठंडा का मतलब है कूल करना, और कूल करने के लिए गाड़ी में होता है रेडिएटर। रेडिएटर में होता है कूलेंट प्लस पानी, ठीक है। कूलेंट की मात्रा लगभग आप मान सकते हैं 3 लीटर होगी, तो यहां पे ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 6 से 7 लीटर पानी, इनका मिश्रण होता है, ठीक है। तो कूलेंट का काम होता है इंजन को ठंडा करना, तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अब एक मैं बात करता हूं अल्टरनेटर की, तो ये तो बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, बैटरी चार्ज। बैटरी जो है डीसी करंट देने का काम करती है। क्लच ये है इंजन को ट्रांसमिशन के साथ में जोड़ना,
और अलग करना इसका काम होता है। प्लस करना या माइनस करना, मतलब जोड़ना, इंगेज करना, डिसएंगेज करना। ठीक है, तो रेडिएटर इसका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। यह संकेत क्या इंडिकेशन दे रहा है? आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, दो पहिए, इनको जोड़ने वाली एक्सल, ये डिफरेंशियल, डिफरेंशियल यहां पे एक एरो का निशान, 4 लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, मतलब कि 4 टन। तो मतलब कि जो एक्सल है जो दोनों टायरों से जुड़ी है, इसके ऊपर जो भार होगा वो कितना हो सकता है, एक्सल की भार सीमा को दर्शाने वाला है जो ये संकेत एक आदेशात्मक संकेत है। और ये संकेत करता है कि आप जिस रोड पे चल रहे हैं वहां पर इस भार से ज्यादा के व्हीकल नहीं जा सकते। तो ऑप्शन नंबर सी, एक्सल भार सीमा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब आप वाहन चलाते हैं तो आप ईंधन बचा सकते हैं। कैसे? फ्यूल को बचाना है। उच्च टॉर्क वाले गियर में उच्च गति, कम टॉर्क वाले गियर में उच्च गति, उच्च टॉर्क वाले गियर में कम गति, और टॉप गियर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की मध्यम समान गति। तो आप अपनी गाड़ी का कौन सा गियर रखेंगे? पहली बात तो टॉप गियर रखेंगे, और स्पीड आप 55 तक रखेंगे तो आपकी गाड़ी का माइलेज ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पे एक राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लिए चलते हैं। इंजन के ज्यादा गर्म होने का कारण क्या हो सकता है? शीतलक का रिसाव यानी कूलेंट लीकेज होना, बिल्कुल ठीक है। दोषपूर्ण थर्मोस्टेट वाल्व होना, यह भी ठीक है। थर्मोस्टेट वाल्व अगर बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो भी गाड़ी का इंजन ठंडा नहीं होगा। खराब कूलिंग पंखा, रेडिएटर का जो फैन खराब हो जाए तो भी नहीं होगा। मतलब कि ये सभी कारण जो है यहां पर इंजन के गर्म होने के मुख्य कारणों में से एक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हैंड ब्रेक आमतौर पर लगे होते हैं। आप सभी को विदित होगा, पार्किंग ब्रेक को ही हैंड ब्रेक कहा जाता है। और ये जो ब्रेक होते हैं मुख्य रूप से गाड़ी के पीछे के पहियों में लगे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीछे से आते समय जहां 2 लेन का ट्रैफिक एक सिग्नल पर रुका हुआ है, आपको ऐसा करना चाहिए। आप मतलब कि किसी गाड़ी के पीछे से चल रहे हैं और सामने 2 साइड का जो ट्रैफिक है वहां रुका हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, आपको भी क्या है जो है गाड़ियों के पीछे वेट करना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, है ना। तो जो गाड़ियां रुकी है उनके पीछे आप अपनी उचित लेन में रुक जाएंगे। सभी वाहनों को पार करें, गलत हो जाएगा। उचित लेन में अंतिम वाहन के पीछे रुके, ये भी ठीक है। लेन में कहीं भी रुके, ये भी गलत है। हॉर्न बजाओ, ये भी गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नो पार्किंग का साइन अनिवार्य संकेत होता है। नो पार्किंग का आपको इसमें पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही है, मतलब कि कौन कौन से जो सेंटेंस है इसमें मैच हो रहे हैं। तो नो पार्किंग का जो एक प्रकार का अनिवार्य संकेत है गोलाकृति में होगा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। वाई इंटरसेक्शन यानी कि त्रिभुज के अंदर होता है ये, है ना, वाई इंटरसेक्शन, तो ये अनिवार्य गलत हो जाएगा। अनिवार्य नहीं, ये चेतावनी होता है। नो ओवरटेकिंग साइन सावधानी, तो ये भी ठीक हो जाएगा। सॉरी, नो ओवरटेकिंग साइन सावधानी संकेत, तो सावधानी सावधानी नो ओवरटेकिंग हो जाएगा। नो ओवरटेक का मतलब है आप एक एरो जा रहा है, एक एरो ऐसे जा रहा है, इसको काट दिया गया है और इसको फिर आप गोल आकृति में करेंगे ना, तो ये नो ओवरटेकिंग का साइन जो है आदेशात्मक संकेत होगा, सावधानी नहीं होगा। तीसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मीडियन इन में गैप साइन यानी कि त्रिभुज में इस प्रकार का होता है, तो ये त्रिभुज में सावधानी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, उतरते समय ब्रेक फेड को रोकने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। पहली बात तो यह है, टू प्रिवेंट ब्रेक फेड व्हाइल डिसेंडिंग यू शुड, आप किसी ढलान से उतर रहे हैं
और आप ब्रेक फेड के शिकार हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो आपको जान लेना है ब्रेक फेड होता क्या है। ब्रेक फेड होता है ब्रेक की प्रभावशीलता में कमी, प्रभावशीलता में कमी, यानी कि गाड़ी के ब्रेक प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? थोड़ी दूरी के लिए तटस्थ का चयन करें। तटस्थ का मतलब है न्यूट्रल, कभी मत कर देना, ब्रेक तो फेल है ही, लेकिन न्यूट्रल कर दिया तो मर जाओगे आप। एक उपयुक्त उच्च शक्ति गियर का चयन करें और यदि आवश्यक हो तो ब्रेक लगाएं। उच्च शक्ति गियर का मतलब है आप ढलान में ब्रेक फेल होने की समस्या से बचना चाहते हैं तो आप छोटे गियर में गाड़ी को चलाएंगे, जिसमें ज्यादा पावर होगी, यानी पहले या दूसरे गियर में गाड़ी को चलाएंगे, जिससे कि गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी नहीं और आप आराम से उतर जाएंगे। तो यहां पे एक उच्च शक्ति गियर का मतलब क्या है? उच्च शक्ति गियर का मतलब है कि आप यहां पे हायर पावर गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक पेडल को बार बार पंप करें, एक उपयुक्त निचला पावर गियर चुनें और ब्रेक लगाएं। निचला पावर का मतलब है लोअर पावर, मतलब कि टॉप गियर। ये बात आप समझ लेना, जिसमें पावर कम होगी उसमें स्पीड ज्यादा होगी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है साथियों हो जाएगा। तो अगली प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने आ चुका है। हम जल सर्विसिंग के बाद ब्रेकिंग क्रिया में कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? यानी कि जब आप गाड़ी को मतलब कि सर्विस करवाते हैं तो गाड़ी के ब्रेक गीले हो जाते हैं, तो आपकी गाड़ी के ब्रेक गीले होने से काम नहीं करते, तो आपको क्या करना चाहिए? ब्रेक को मैकेनिक द्वारा समायोजित किया जाएगा, वाहन को तुरंत यातायात से हटा लिया जाएगा, धीमी गति से गाड़ी चलाने पर कई बार ब्रेक लगाने से, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो जब भी ब्रेक गीले हो जाएं, ब्रेक गीले होने के कारण अगर काम ब्रेक गीले होने के कारण अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको ब्रेक गीले होने के कारण अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पंप करना चाहिए। पंप करना यानी ब्रेक को बार बार आपको पंप करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, बाय ऑपरेटिंग द ब्रेक एट सेवरल टाइम्स एट ए स्लो ड्राइविंग स्पीड, गाड़ी को धीमी चलाना है और बार बार आपको पंप करना है। तो इसका तो हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि जब भी कोई मतलब गाड़ी को सर्विस करवाने से या गाड़ी के ब्रेक में पानी जाने से अगर ब्रेक काम करना बंद कर दे या कम कर रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड कम कर लो, बार बार ब्रेक को पंप करो, आपके ब्रेक काम करने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से आप ब्रेक को आप ठीक कर सकते हैं। तो अब मैं लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड टू, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है किसके लिए? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को किस कारण से डिजाइन किया गया है? ड्राइविंग व्हील को घूमने से रोकने के लिए? गलत हो जाएगा, घूमने से रोकने के लिए नहीं, लॉक होने से बचाने के लिए। ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर नमी को जमा होने से रोके, यह भी गलत है। पहियों को गर्म होने से रोके, यह भी गलत है। ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोके और टायरों को फिसलने से बचाए, इसके लिए एबीएस को डिजाइन किया गया है। बहुत अच्छा जवाब है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का जो है ये गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम से संबंधित प्रणाली है और इसका पूरा नाम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। दूसरी बात, जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं, मोड़ते हैं, मोड़ते समय भी आप गाड़ी को ब्रेक के द्वारा मोड़ सकते हैं। जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी फिसलती नहीं है। इसके अलावा ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है उसमें भी कमी आती है। तो तीसरी बात, जब आप गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं तो आपको बाहर एबीएस वाली गाड़ियों में, जिन गाड़ियों में एबीएस होगा वहां पर आपको गाड़ी के ब्रेक को पंप करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक बार में ही गाड़ी का ब्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, बार बार आपको पंप करने की पेडल को आवश्यकता नहीं पड़ती। यह भी एक एबीएस का फायदा होता है। प्रश्न आपके यहां पर 25 आ गया है, हालांकि यहां पे 112 टाइप हुआ है। अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? आप सभी को पता होगा अल्टरनेटर का काम होता है बैटरी को चार्ज करना। अल्टरनेटर ऐसी करंट निकालता है और इसी अल्टरनेटर के अंदर एक कटआउट भी लगा रहता है, कटआउट।
जो कि बैटरी के चार्ज होते ही करंट के प्रवाह को रोक देता है और बैटरी को ओवरचार्ज करने से रोकता है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कटआउट कहां होता है, अल्टरनेटर के अंदर कटआउट होता है। ठीक है, तो ये जब कटआउट खराब हो जाती है तो भी ये जो अल्टरनेटर है बैटरी को चार्ज नहीं करता है। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है ना। कार्बन ब्रश अगर घिस जाते हैं तो भी बैटरी को चार्ज नहीं करेगा अल्टरनेटर, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अल्टरनेटर का काम होता है बैटरी को चार्ज करना। यहां से जो उत्तराखंड का जो जनरल नॉलेज है उनके क्वेश्चंस यहां से आने शुरू हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 26, रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय मैदान क्यों प्रसिद्ध है? पहली बात तो ये जो गुलाब राय मैदान है रुद्रप्रयाग में, ये अलकनंदा व प्लस मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। मंदाकिनी नदी का संगम। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरी बात है ये प्रसिद्ध है, जिम कार्बेट ने यहां नरभक्षी को मारा था। ऑप्शन सी राइट होगा। अब जिम कार्बेट कौन था? एक शिकारी था। क्या था? एक शिकारी और एक वह लेखक, दोनों ही था। यही लेखक था और यही शिकारी था और ये शिकार करता था जंगली जानवरों का, आदमियों का, सभी का। एक नरभक्षी तेंदुआ था। क्या था? तेंदुआ, जो आदमियों को खा जाता था। तो इस जिम कार्बेट नामक व्यक्ति ने इस तेंदुए को मार डाला था और लोगों की जान बचाई थी, है ना। इसीलिए ये स्थान जो है प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये नरभक्षी कौन था? तेंदुआ। इस तेंदुए को किसने मारा? जिम कार्बेट ने। और इसके बाद में जिम कार्बेट आपको पता है भारत का जो है राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है, पहला टाइगर रिजर्व भी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, कुमायूं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो कुमायूं में स्थित जो बाणासुर का किला है इसको आप कोटगढ़ का किला भी कह सकते हैं। कोटगढ़ का किला भी इसको आप कह सकते हैं। और ये चंपावत जिले में लोहाघाट नगर में ये स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नंदा देवी चोटी जो है वो कहां स्थित है? असम हिमालय में, नेपाल हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, पंजाब हिमालय में। तो जो नंदा देवी चोटी है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये है कहां पे? ये कुमायूं हिमालय में है। इसकी जो ऊंचाई है नंदा देवी चोटी की 7,816 मीटर ऊंची है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कहां पे है? चमोली जिले में। ठीक है ना, ये इतनी बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहां स्थित है? तो जो उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट बनाई गई है वो बनाई गई है कहां पे? अल्मोड़ा में मैं बात करता हूं तो रानीखेत में इसको बनाया गया है। रानीखेत कहां है? अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में ये जो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट है वो बनाई गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बेडू पाको बारामासा गीत, क्या गजब का नाम है। बेडू पाको बारामासा गीत, तो मतलब कि ये पकने से संबंधित है। इसका हिंदी में मैं बात करता हूं तो इसमें इसका हिंदी का जो मीनिंग होता है, पहाड़ी जो अंजीर होते हैं, पहाड़ी अंजीर वर्ष भर पकते हैं। इसका पहली बात तो हिंदी में नाम यह है। इसकी धुन किसने तैयार करी थी? इसकी धुन तैयार करी थी स्वयं मोहन उप्रेती ने। इनके साथ में एक और था, ब्रजमोहन शाह है। अब बात करता हूं इसके रचना किसने करी थी? रचयिता कोई और था जिसे ब्रिजेंद्र लाल के नाम से जानते हैं हम। ये जो गीत है इसकी रचना ब्रिजेंद्र लाल जी ने की। इसको संगीत में मतलब इसको गाया किसने, धुन किसने तैयार करी?
तो मोहन उप्रेती और ब्रजमोहन शाह ने इसकी धुन तैयार वो करी थी। ये दोनों चीजें याद रखनी है। और ये एक प्रकार का कुमायूनी का लोकगीत है। ये कुमायूनी का क्या है? लोकगीत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चितई मंदिर परमोच्च न्यायालय कहां स्थित है? बहुत सिंपल सा है, मैं पहले बता दूं। चितई मंदिर जो है वो उत्तराखंड में एक तो अल्मोड़ा, दूसरा चंपावत, तीसरा घोड़ाघाट और चौथा ताड़ीखेत। इन 4 जगहों पर यह मंदिर है। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो अल्मोड़ा का मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसे गोलू मंदिर के नाम से भी जानते हैं, गोलू मंदिर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, उत्तराखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस प्रदेश को संपर्क नहीं करती? तो आपको याद रखना है, एक साइड नेपाल है, तिब्बत है जिसे हम चीन भी कह सकते हैं, एचपी हिमाचल और यूपी। तो इसमें देखो यूपी, एचपी और ये आ गया पंजाब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी 4 जगह ये उत्तराखंड की सीमा लगती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नैनीताल में उत्तराखंड का कौन सा संस्थान स्थित है? आईएमए उत्तराखंड की राजधानी, एफआरआई उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय। बिल्कुल, जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा यूपी से अलग यूके कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। और इसी दिन इसका स्थापना दिवस है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है इसमें टोटल 9 तो मेन जज है और 2 अतिरिक्त जज है, एडिशनल जज जिसे हम कहते हैं, अतिरिक्त जज। ठीक है, इसके वर्तमान में जो मुख्य चीफ जस्टिस जो हैं वो रितु बिहारी। कौन है? रितु बिहारी इसके चीफ जस्टिस है। कब के? 2024 के। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार। तो जो कार्बेट नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट, ये नैनीताल में स्थित है। कहां पे? नैनीताल में। इसकी स्थापना हेली नेशनल पार्क के रूप में 1936 में की गई थी। यह अब भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। यह भी याद रखना है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। और यह नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो ये इसका पहला पुराना नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। बाद में इसको जिम कार्बेट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम है इसके। अगला प्रश्न, वीरचंद्र सिंह गढ़वाल का संबंध किससे है? तो वीरचंद्र जो गढ़वाल है इनका संबंध जो है पेशावर कांड से है। पेशावर जो कांड था वो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 1930 को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु 1979 में हो गई थी। ठीक है, और ये एक प्रकार का स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? मसूरी, कौसानी, ओली, रानीखेत। तो मैं आपको बता दूं, त्रिशूल, नंदा देवी। इसके अलावा नंदाकोट बहुत जरूरी है। देखो ये पंचचूली, ये जो घाटियां हैं, इन घाटियों की सुंदरता, घाटियों की खूबसूरती कह सकते हैं हम। खूबसूरती को देखकर महात्मा गांधी ने किसको? कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा इन्होंने दी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लिए चलते हैं। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तिलू रोतेली, महारानी गुलेरिया, जिया रानी, गौरा देवी। तो
तो तिलु रोतेली जो नामक महिला थी, इनको गढ़वाल, उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र की इस महिला को झांसी की रानी की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि तिलु रोतेली ने 15 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए जो है लोहा लिया था, और ये गढ़वाल क्षेत्र की महिला थी, इसीलिए इसको झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कहां है? अलकनंदा और भागीरथी जो नदियां हैं, इनका जो संगम स्थल है वो देवप्रयाग है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोलियां निम्नलिखित में से कौन सी है? मंडियाली, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमायूं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। मगही, मैथिली, मेवाती, बघेली, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, तो गढ़वाली, गढ़वाल और कुमायूं, कुमायूनी, तो ये दोनों भाषाएं उत्तराखंड में बोली जाती है। बुग्याल किसे कहा जाता है? बुग्याल क्या है? सिंपल सा प्रश्न है। बुग्याल पहाड़ों के बीच का जो हरा चारागाह होता है उसको बुग्याल कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 41 आपके सामने है। नैनीताल झील की खोज वर्ष 1841 में किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, रटने वाला है। पी बेरन ने नैनीताल झील की खोज 1841 में की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आरपी टोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहां पर बताना है कि भाई जो उत्तराखंड के वर्तमान सूचना आयुक्त होंगे वो कौन है? तो ये है अनिल चंद्र। वर्तमान में अनिल चंद्र उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। राज्यपाल भी याद कर लीजिए। राज्यपाल कौन है आप सभी को पता होगा, सिंपल सा है, गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। सीजे चीफ जस्टिस कौन है? रितु बिहारी। मैंने अभी पिछले प्रश्न में भी बताया था, रितु बिहारी। इसके अलावा आपको बात याद रखनी है, जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव उत्तराखंड की यूके की प्रथम महिला मुख्य सचिव याद रखना है, राधा रतुड़ी इसका नाम है मुख्य सचिव का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहां पे ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह है, चीफ जस्टिस रितु बिहारी है, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव राधा रतुड़ी। ठीक है, तो ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में छप सकता है भाई। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये केदारखंड के नाम से जाना जाता था। स्कंद गुप्त पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता था। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किन शहरों ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब साझा किया? तो जो 2023 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, इसमें इंदौर और सूरत को सर्वोच्च जो स्वच्छ शहर होते हैं उसका जो पुरस्कार है इनको दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो इस महिला का नाम है दिव्य कृति सिंह। दिव्य कृति सिंह को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46। उत्तराखंड में HEMS यानी कि हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, या हिंदी में कहूं हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा, हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा, ये इसका पूरा नाम है। तो ये किस सेवा से संबंधित है? तो नाम से पता चल गया, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। हाल ही में रितु बहरी ने उत्तराखंड में कौन से पद पर पद ग्रहण किया है? तो रितु बहरी या रितु जो अभी हमने नाम बताया था, कि क्या बताया था, रितु बहरी या बिहारी जो भी है,
तो ये उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पिछले प्रश्न में ही मैंने आपको बता दिया था। MMR वैक्सीन को किसकी रोकथाम के लिए प्रस्तावित किया जाता है? MMR का पूरा जो नाम होगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मसल्स, मम्स, ठीक है, और रूबेला। रूबेला यानी हम कह सकते हैं खसरा, हिंदी में खसरा, कंठमाला, कंठमाला व रूबेला इसका हिंदी में नाम है, ठीक है। तो खसरा और मलेरिया, नमोनिया, पोलियो, इनमें से MMR का टीका जो किसमें हो जाएगा? खसरा में हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों में होती है। काली खांसी जो होती है वो मुख्य रूप से श्वसन क्रिया को प्रभावित करती है, श्वसन क्रिया प्रभावित, ठीक है, और ये बच्चों में ज्यादा होती है, बच्चों में। तो नवजात शिशु ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण है? एड्स हो गया तो क्या होगा? फेवर यानी बुखार, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां, बिल्कुल ये भी ठीक है, थकान होगी, ये भी ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एड्स जिसको होगा, बुखार होगा, थकान होगी और जो ग्रंथियां हैं वो सूजी हुई होगी, तो ये लक्षण होते हैं एड्स के। तो आज हमने जो उत्तराखंड का 7 जुलाई को पेपर होने वाला है उसका हूबहू एक खाका तैयार किया है और वैसा का वैसा पेपर हमने बना के आप सभी को यहां पे सॉल्यूशन करवाया है। उम्मीद है कि आप सभी को यह आइडिया आया होगा कि पेपर में क्या आएगा, किस लेवल का पेपर आएगा, और आप लोग ये भी बताएंगे कि इस पेपर में आपके कितने % सही हो रहे हैं। दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाकर इस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करवाने का प्रयास किया है और जरूर आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे इस वीडियो को। और इसके अलावा बताना चाहूंगा, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन कंटेंट के लिए आप StudyTome ऐप को डाउनलोड करके हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसको? ऑनलाइन कोर्स को। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।